वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हरियाणा का जो हमने 2016 का इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया हुआ था उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन जो है पेंडिंग रह गए थे। देखिए, पिछली वीडियो के अंदर हमारा एक क्वेश्चन जो है बाय मिस्टेक जो है रह गया था। पहले हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो रह गया था वो क्या है, बोला गया है क्वेश्चन में, व्हेन अ प्राइस इंडेक्स इंक्रीज फ्रॉम 125 टू 150 द वैल्यू ऑफ मनी। हमें प्राइस इंडेक्स बताया हुआ है कि किस तरीके से हमारा प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है। पहले हमारा प्राइस इंडेक्स जो है 125 है, फिर कितना हो जाता है 150 हो जाता है। अब बोला है वैल्यू ऑफ मनी। अब आपको पता है जैसे जैसे क्या होता है प्राइस इंक्रीज करता है वैसे वैसे क्या होता है वैल्यू ऑफ मनी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी और क्या प्राइस इंक्रीज में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली सोल्व करेंगे और ये देखेंगे कि जैसे ही हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ हमारी वैल्यू ऑफ मनी कितनी जो है वो डिक्रीज हुई। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारा प्राइस इंडेक्स इंक्रीज होकर 125 से 150, मतलब इसके अंदर टोटल चेंज कितना आया 25 का। ठीक है, 125 से कितना हो गया 150, तो इसमें टोटल चेंज आया 25 का। और नया प्राइस इंडेक्स हमारा कितना हो गया, हमारा नया प्राइस इंडेक्स हो गया 150। इंटू करेंगे इसको प्राइस इंडेक्स के साथ 100 के साथ। अब आप देखिए, अब हम जब इसको सोल्व करेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 16.6 समथिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वैल्यू ऑफ मनी है वो अप्रोक्सीमेट 17% के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हमारा प्राइस इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो हमारी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज करेगी। और ये हमें थ्योरेटिकल भी पता है, और जब हमने क्वेश्चन को सोल्व किया तो हमारा 16.6 समथिंग आसपास आंसर आता है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हमारे रह गए थे सिर्फ उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हम 129 क्वेश्चन पे पहुंच गए थे, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमसे बोला गया है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट एंटीसिपेटेड पॉलिसीज विल, कि जो रैशनल एक्सपेक्टेशन की जो थ्योरी है, जितने भी इकोनॉमिस्ट रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस को मानते हैं उनके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट क्या करती है एंटीसिपेट कर लेती है पॉलिसीज़ को। तो वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रैशनल एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट एंटीसिपेट पॉलिसीज विल, कि गवर्नमेंट की जो एंटीसिपेटेड पॉलिसी है उसकी वजह से क्या होगा। ऑप्शन में बोला गया है फूल सम ऑफ द पीपल, फूल ऑल ऑफ द पीपल, सम ऑफ टाइम। अगले ऑप्शन में बोला गया है फूल सम ऑफ द पीपल एंड सम ऑफ टाइम। और फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है नेवर फूल एनीबडी। अब यहाँ क्वेश्चन हम तभी सोल्व कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या कहती है। रैशनल एक्सपेक्टेशन ये मानते हैं वो सारे इकोनॉमिस्ट कि जितने भी पर्सन सोसाइटी में रहते हैं वो एक रैशनल बिहेवियर करते हैं। वो क्या देखते हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, एक रैशनल जो कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करना चाहिए उस तरीके से क्या करते हैं बिहेव करते हैं। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा ये मानते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ को एंटीसिपेट कर कर कभी भी किसका, जो जनता है जो लोग है उसका कभी भी फूल नहीं बना सकती। क्योंकि हर पर्सन के पास इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके एक जो कंज्यूमर है वो एक रैशनल बिहेवियर करता है। तो जितने भी रैशनल एक्सपेक्टेशन के इकोनॉमिस्ट थे वो हमेशा यही मानते थे कि गवर्नमेंट कभी भी लोगों को फूल नहीं बना सकती। तो उस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी पर्सन्स को फूल नहीं बना सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है।
द एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। अब हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होता है, ऐसे होता है। अब एग्रीगेट सप्लाई कर्व कब राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, हमें ऑप्शंस को देख के अंदाजा लगाना है। बोला गया है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एजुकेशन डिक्रीज। अगर हमारी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, हो सकता है ये हमारे एग्रीगेट सप्लाई पर इम्पैक्ट डाले, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, इसको आप मेजर भी नहीं कर पाओगे, तो ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। अगले ऑप्शन में बोला है कि टैक्सेस क्या हो जाते हैं, गोज अप हो जाते हैं, मतलब टैक्स की जो रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब आप ये लगाओ जब टैक्स बढ़ेंगे तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, ना कि राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। थर्ड ऑप्शन में बोला है इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्रीज। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में बोला है कि कोई भी प्लांट है, कुछ भी चीज़ बनाई जा रही है, अगर उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया जाएगा, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी अब आपको पता है उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में क्या होती है, आसानी होती है। तो उस अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व कब राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, तो उस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट हो जाएगा। हमें फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जैसे ही इंक्रीज होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है एक नेसेसरी कंडीशन फॉर अ मिक्स इकोनॉमी, की इकोनॉमी क्या है, मिक्स इकोनॉमी। अब बस हमें ये पता होना चाहिए मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब उस अकॉर्डिंग कि नेसेसरी कंडीशन क्या है एक मिक्स इकोनॉमी की, कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या करें, मिलकर काम करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स द ट्रेड ऑफ डिस्क्राइब बाय फिलिप्स कर्व, कि अब हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन वही रिलेशनशिप दिखाता है जो रिलेशनशिप ट्रेड ऑफ हमेशा फिलिप्स कर्व दिखाता है। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है। अब हमें पता है फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है, अनएम्प्लॉयमेंट में और वेज रेट में क्या दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है और नेगेटिव रिलेशन को दिखाता है। अब हमसे बोला गया है, अब आप क्या देखो, ऑप्शंस को देखो, जैसा रिलेशनशिप फिलिप्स कर्व दिखाता है इनमें से कौन सा जो ऐसा ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम इसी तरह का एक रिलेशनशिप जो है वो हमें शो करेगा। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला हुआ है एग्रीगेट सप्लाई कर्व मूव राइटवर्ड। देखो एग्रीगेट सप्लाई कर्व अगर हमारा राइटवर्ड मूव करेगा तो ये तो वो शेप दिखाई नहीं रहा जो शेप या जो रिलेशनशिप फिलिप्स कर्व दिखाता है। फिलिप्स कर्व का तो रिलेशनशिप क्या होता है, कैसा होता है, फिलिप्स कर्व का तो रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व ने किस तरह का रिलेशनशिप दिखाया, पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाया प्राइस में और आउटपुट में। तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, सेकंड ऑप्शन में बोला है इनपुट कॉस्ट गोज अप एंड टुगेदर इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। बोला है कि इनपुट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। तो ये वाला कैसा रिलेशनशिप है, अगर हम एक तरफ क्या ले, इनपुट की कॉस्ट ले, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट ले, और अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है, बढ़ रहा है, तो ये भी क्या रिलेशन दिखा रहा है, ये भी हमारा किस तरह का रिलेशन दिखा रहा है, ये भी हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है। अब आप देखिए थर्ड ऑप्शन में दिखाया है जैसा एग्रीगेट डिमांड कर्व का जो रिलेशनशिप है एक उसको दिखाया है। अब आपको पता है एग्रीगेट डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, एक तरफ प्राइस होता है, एक तरफ क्वांटिटी होती है, और इस तरह से हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को बनाते हैं। बोला है जब एग्रीगेट डिमांड कर्व मूव करेगा राइटवर्ड, अब अगर हम इसको राइटवर्ड भी मूव करा देते हैं लेकिन इसका रिलेशनशिप तो नेगेटिव ही रहता है ना, जैसा रिलेशनशिप फिलिप्स कर्व का होता है नेगेटिव रिलेशनशिप ना, उसी तरह का रिलेशनशिप ही तो एग्रीगेट डिमांड कर्व दिखा रहा है। तो उस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कि जिस तरह का रिलेशनशिप फिलिप्स कर्व दिखाता है उसी तरह से जो नेगेटिव रिलेशनशिप को कौन दिखाता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है जो मूव करेगा राइटवर्ड वही रिलेशनशिप जो है वो दिखाएगा। क्योंकि आप फोर्थ ऑप्शन को भी देख लीजिए, फोर्थ ऑप्शन में भी क्या है, जीडीपी इंक्रीज करेगी और प्राइस लेवल इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब अगर एक तरफ हम प्राइस लेवल को ले और दूसरी तरफ हम जीडीपी को ले, फिर वही हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है।
तो जिस तरह का रिलेशनशिप फिलिप्स कर्व दिखाता है वो सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन है जो दिखाता है, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर टू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू रिजोल्व द रिसेशन द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इज लाइकली टू बी। अब बोला गया है इकोनॉमी के अंदर क्या है, रिसेशन है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सपेंशन करने की बजाय फिजिकल पॉलिसी का एक्सपेंशन कर रहे हो। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है हो सकती है सबसे पहले। अब उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को इकट्ठा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बोला हो तो उस सिचुएशन में हम क्या बनाते हैं, ISLM बनाते हैं, क्योंकि IS कर्व हमारा गुड्स मार्केट में संतुलन को दिखाता है और LM कर्व हमारा मनी मार्केट के अंदर जो संतुलन होता है उसको दिखाता है। अब यहाँ पर बोला है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट एंटर करती है, हम ये लगा लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जिसकी वजह से रिसेशन की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। अब आपको पता है गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट के आने से क्या होगा, गवर्नमेंट के आते ही गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाता है तो हमारा IS कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारा IS कर्व IS1 हो जाएगा। जैसे ही हमारा IS1 हुआ तो क्या हुआ, एक तरफ हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, दूसरी तरफ हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन जो है दिया गया है। आपको क्वेश्चन समझ आया कि रिसेशन की प्रॉब्लम है, हमने क्या करना है कि फिजिकल पॉलिसी का यूज़ करके उस रिसेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ठीक है। और कौन सी फिजिकल भी, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का यूज़ करना है। अब जब हमने फिजिकल पॉलिसी का यूज़ किया तो उसका एकदम इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा। अब हम देखते हैं लोअर इन्फ्लेशन नहीं। अब आप देखो अगर हम इसको इन्फ्लेशन भी मानते हैं तो ये लोअर तो नहीं हुआ, ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में बोला हुआ है लेस पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं। हमने देखा कि जब हमने फिजिकल पॉलिसी का यूज़ किया तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में बोला हुआ है हायर इंटरेस्ट रेट, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि जिस तरह गवर्नमेंट ने एकदम खर्च को बढ़ाया वैसे ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज कर गया और हमारा आउटपुट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फोर्थ ऑप्शन में बोला हुआ है GDP जो है हमारी लो हो गई, लेकिन आपने देखा ना हमारा आउटपुट या हमारी GDP भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाई हो जाता है और साथ साथ हमारी GDP जो है उसका आउटपुट भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला हुआ है व्हेन एन इकोनॉमिस्ट से दैट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट हैज़ इंक्रीज। ये बोला है कि अगर एक इकोनॉमिस्ट है वो ये कहता है कि क्या हो गया है, जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो गई है। तो हमसे पूछा इसका मतलब क्या है। एक इकोनॉमिस्ट ने सिर्फ इतना कहा कि क्या हो गया, डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो गई है। अब हमसे पूछा गया है उसका मतलब बताओ। पहला है द डिमांड कर्व है शिफ्ट टू लेफ्ट। अब आप ये बताओ जब डिमांड कर्व ने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया तो डिमांड इंक्रीज कैसे हुई, इसका मतलब तो क्या होता है, डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब बोला गया है प्रोडक्ट प्राइस हैज़ फॉलन एंड एज अ रिजल्ट कंज्यूमर आर बाइंग मोर ऑफ दिस प्रोडक्ट। हाँ, ये हो सकता है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया होगा, तभी तो कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है हिस्टोरियस एक रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर अ हिस्ट्री ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, हिस्टेरियस जो एक सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये कहा जाता है हर चीज़ का जो इम्पैक्ट होता है ना वो डिले आएगा। डिले का मतलब है कि हर चीज़ की जो प्रोग्रेस है वो स्लो चलेगी। अब हमसे बोला गया है अब हिस्ट्री ऑफ वेरिएबल पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट्स इट्स प्रेजेंट बिहेवियर। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है डज नॉट इफेक्ट्स इट्स बिहेवियर। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है इट नॉट अ सिग्निफिकेंट एंड इट डज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिडिक्शन।
अब है ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब क्या होता है, हर चीज़ का रिजल्ट जो है डिले आएगा। जैसे कि आपने आज कोई डिसीजन लिया, कोई काम किया, इसका रिजल्ट जो है इन फ्यूचर में जो है बहुत टाइम के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, तो इफ़ेक्ट करता है हमारे प्रेजेंट बिहेवियर को, क्योंकि आप जिस तरह का प्रेजेंट में बिहेवियर करोगे इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर, आपके वेरिएबल्स पर जो प्रभाव है वो इन फ्यूचर पड़ेगा। लेट पड़ेगा लेकिन पड़ेगा। तो इसका मतलब इसने हमारे जो प्रेजेंट बिहेवियर है उसको क्या किया है, हमारे प्रेजेंट बिहेवियर को इम्पैक्टफुल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है ए 6% ग्रोथ रेट इन अ GNP। 6% की ग्रोथ रेट को बोला गया है हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, और उसको डबल होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, उसको डबल होने में 3 ईयर्स लगेंगे या 12 ईयर लगेंगे, 24 ईयर लगेंगे और 16 ईयर लगेंगे। एक 72 नाम का एक इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला होता है, तो उससे क्या करते हैं, वो 72 हम ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, 6% की से हमारी क्या हो रही है, ग्रोथ रेट हो रही है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा जो है जो ग्रोथ रेट है या हमारी जो GNP है वो डबल होने में कितना टाइम लगाएगी। उस 72 फॉर्मूले जो है आप क्या करना, उसको सर्च करना, उसको डिटेल में पढ़ना, उससे हम क्या निकाल सकते हैं। वो 72 फॉर्मूला ये कहता है कि आप 72 नंबर्स जो है उसको ऊपर रखिए और नीचे जितने % ग्रोथ रेट पर ईयर हो रही है उसको यहाँ रखिए, और फिर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपकी ग्रोथ रेट है या जो आपकी वो कितना डबल होने में कितना टाइम लगाएगी। तो उस अकॉर्डिंग, उस 72 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा 12 ईयर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या है, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ एम मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है, वो एक इनपुट लेवल वेयर मार्जिनल कॉस्ट उसकी कितनी आ रही है, मार्जिनल कॉस्ट 10 आ रही है एंड मार्जिनल रिवेन्यू जो है उसका कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। अब बोला गया है, अब आपको यहाँ पर कुछ सोल्व नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए हमने क्या देखा, हमें क्या दिया हुआ है, एक मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, और आपको मार्जिनल रिवेन्यू दिया हुआ है 22। अब आपको इससे देख के क्या पता लग रहा है कि जो फर्म है जो आउटपुट बना रही है उसकी कहीं ना कहीं मार्जिनल रिवेन्यू ज़्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम आ रही है। अब ये बोला गया है कि एक फर्म को अब क्या डिसीजन लेना चाहिए। पहला है कि रिड्यूस कर देना चाहिए अपना आउटपुट इन ऑर्डर टू लोअर कॉस्ट, ठीक है, कि उसे अपना उत्पादन कम कर लेना चाहिए। नहीं, क्योंकि अगर वो उत्पादन कम कर लेगी, अभी तो उसको क्या हो रही है, रिवेन्यू ज़्यादा हो रही है ना, तो ये करना उसके लिए तो बिल्कुल सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगले पॉइंट में बोला हुआ है इंक्रीज कर दो आप प्रोडक्ट का प्राइस और इम्प्रूव द फर्म पर यूनिट प्रॉफिट, कि एक जो फर्म है जो प्रोडक्ट को बेच रही है उसको अपने प्राइजेस को बढ़ाकर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर लेना चाहिए। अगर एक फर्म ऐसा करती है, हो सकता है कि उसने प्राइस को इंक्रीज कर दिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्राइस के इंक्रीज होते ही उसके कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दे। तो यहाँ पर प्रॉफिट आप इंक्रीज करने जाओ लेकिन प्रॉफिट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के चांस ज़्यादा है, तो एक फर्म को ये भी नहीं करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में बोला हुआ है रिड्यूस प्राइस सो डैट सेल कैन बी इंक्रीज। अब ऐसी सिचुएशन जब आपके मार्जिनल रिवेन्यू बढ़ ही रहे हैं तो फर्म के लिए ये एक ऑप्टिमम डिसीजन होगा कि अभी वो थोड़ा सा प्राइस कम करे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उसकी सेल इंक्रीज होगी और ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। अब बोला है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है कैसा है, कनकेव है ओरिजिन से। अब यहाँ पर बोला है, अब देखिए हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव का मतलब है इस शेप का है, इसका मतलब है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, हमारी जो मार्जिनल जो रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, या हम ये कहें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे यहाँ पर कैसी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर हमारी इंक्रीजिंग है। तो उस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारा इन्फ्लेशन जैसे मान लो 5% से पहले साल बढ़ा, दूसरे साल मान लो 10% हो गया, लेकिन अगले साल क्या हो गया
12% हो गया। तो यहाँ पर आप देखो पहले 5 से 10 हुआ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया इन्फ्लेशन। उसके बाद क्या हुआ, इन्फ्लेशन जो बढ़ा वो कम रेट से बढ़ा। तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जब हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है लेकिन रिड्यूसिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है वो रिड्यूसिंग रेट से बढ़ रहा है। जैसे कि हमने एक स्टेटमेंट बनाई कि पहले 5 था, उसके बाद मान लो 10 हो गया, तो यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसके बाद वो 12% हो गया, उसके बाद और बढ़ रहा है वो, लेकिन और कम रेट से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगा, लेकिन कैसी रेट से बढ़ेगा, रिड्यूसिंग रेट से बढ़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विल कोज, मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो गई। अब पूछा गया उसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है, उसका कारण पूछा हुआ है। तो अब देखिए क्या कारण हो सकता है, प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो गई है, प्राइस ऑफ रिसोर्सेज डिक्रीज। अगर आप ये लगा लो प्राइस डिक्रीज होगा रिसोर्सेज का, तो डिमांड तो इंक्रीज होनी चाहिए। आउटपुट टू डिक्रीज एंड डिमांड फॉर रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट टू डिक्रीज ऑल्सो। यहाँ पर बोला हुआ है कि एक डिक्रीज कब होगी डिमांड की, डिमांड जो है प्रोडक्ट की कब डिक्रीज होगी, डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जब प्रोडक्ट, आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे थे जिसकी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए आप क्या नहीं करोगे, अब उनकी डिमांड नहीं करोगे। जैसे मान लो आप एक पेन बना रही थी, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, अब इसकी वजह से क्या करोगे, क्या इसका कारण बनेगा, तो आप क्या करोगे, अब आप मान लो मैं पेन बना रही थी, अब उस पेन की डिमांड मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। अब इस पेन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था, जो भी इनपुट रिसोर्सेज चाहिए थे, अब मैं क्या नहीं करूँगी, मैं अब उनकी डिमांड नहीं करूँगी। तो इस सिचुएशन में सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मेरे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो मैं वो रिसोर्सेज जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए वो सबकी डिमांड भी क्या कर दूंगी, डिक्रीज कर दूंगी। तो पहला जो इम्पैक्ट मेरे डिमांड डिक्रीज होने पर पड़ेगा, तो मैं उन रिसोर्सेज की डिमांड को भी डिक्रीज कर लूँगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे उस रॉ मटेरियल की क्या ज़रूरत है जिससे पेन बनता है। तो उस अकॉर्डिंग कि हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनी इज न्यूट्रल व्हेन। मनी न्यूट्रल का मतलब होता है कि जब आप मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हो। मनी न्यूट्रल की सिचुएशन को समझते हैं क्या होता है। बोला हुआ है इंक्रीज इंटरेस्ट रेट एंड मैच बाय इंटरेस्ट इन बॉन्ड प्राइस, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड लीव रियल आउटपुट अनअफेक्टेड, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट एंड मैच बाय डिक्रीज इन बॉन्ड प्राइस, डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड कोज शॉर्ट रन इंटरेस्ट रेट टू गो आउट। मनी न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मनी न्यूट्रल को किसने समझाया था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने समझाया था। उन्होंने क्या कहा था, जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, आप कितनी भी मनी सप्लाई को इंक्रीज करो, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने से अगर आप क्या करते हो, मान लो अगर आप मनी की सप्लाई को इंक्रीज करते हो, ठीक है, मनी की सप्लाई को इंक्रीज करने से सिर्फ आपके इन्फ्लेशन आएगा, जो रियल वेरिएबल है ना, कि रियल वेरिएबल उन पर या रियल आउटपुट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर व्हेन मनी इज न्यूट्रल, जब मनी न्यूट्रल होगी तो उस अकॉर्डिंग आप थर्ड ऑप्शन को पढ़िए, सेकंड ऑप्शन को, कि जब मनी जो है न्यूट्रल है, मनी न्यूट्रल की सिचुएशन कि मनी सप्लाई बढ़ रही है, प्राइजेस बढ़ जाएंगे, लेकिन जो रियल वेरिएबल है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीव द रियल आउटपुट अनइफेक्टेड। मनी न्यूट्रल एक ऐसी सिचुएशन जब हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो हमारे रियल वेरिएबल है उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है शॉर्टेज मीन्स, शॉर्टेज है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, शॉर्टेज कब होती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, ठीक है। शॉर्टेज तभी तो है ना, मान लो मैं डिमांड कर रही हूँ मार्केट में 50 प्रोडक्ट्स की, लेकिन सप्लाई है 20, तो ये जो डिफरेंस है ये क्या होगा, शॉर्टेज होगा। तो शॉर्टेज का मतलब होता है जब डिमांड एक्सीड करती है किससे, सप्लाई से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है सपोज टैक्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है 50 बिलियन एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
0.8 दे रखी है और बोला है वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो कितने से इंक्रीज करेगा। अब देखिए इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, हम क्या करते हैं, हम क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो निकालते हैं। हम क्या करेंगे इसके लिए, हम क्या करेंगे MPC और अपॉन क्या कर देंगे MPS कर देंगे। अब देखिए हमारे पास MPC कितनी दे रखी है हमारे पास, और यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम पहले टैक्स मल्टीप्लायर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, टैक्स मल्टीप्लायर निकाल रहे हैं। ये टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है -MPC अपॉन MPS। अब -MPC कितनी है आपकी 0.8, ठीक है, और अगर मैं MPS निकाल लूँगी तो क्या होगा 1 - MPC। MPC की वैल्यू कितनी है 0.8, तो इसका मतलब MPS की वैल्यू कितनी आ गई, MPS की वैल्यू आ गई 0.2। अब 0.4 को मैं 0.8 से डिवाइड करूँगी तो मेरा -4 आ जाएगा। अब देखिए मेरा टैक्स का जो मल्टीप्लायर है वो कितना आ गया है -4 आ गया। अब बोला है टैक्स को आप कितना डिक्रीज़ कर रहे हो, टैक्स डिक्रीज़ करना मतलब माइनस का निशान आना। अब हम टैक्स को डिक्रीज़ कर रहे हैं कितना 50 बिलियन से। अब बोला है टैक्स के घटने से क्या होगा, लोगों के पास इनकम जाएगी, और इनकम के जाने पर आउटपुट कितना इंक्रीज़ होगा, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। अगर मैं टैक्स क्या करूँगी -4 से डिक्रीज़ करूँगी तो ये तो मेरा आ गया वैल्यू, टैक्स मल्टीप्लायर की जो है वैल्यू है, और मैं टैक्स को जब डिक्रीज़ करूँगी कितने से 50 बिलियन से, ठीक है। 50 के आगे भी माइनस आएगा क्योंकि मैंने क्या किया है टैक्स को डिक्रीज़ किया है, और -4 के आगे भी माइनस आएगा क्योंकि हमने टैक्स का जो मल्टीप्लायर है वो निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 200 आंसर आ जाएगा। कि अगर मैं, अब इस क्वेश्चन को आपने क्या समझा, इस क्वेश्चन में हमने ये समझा अगर हम अपनी टैक्स रेट को $50 बिलियन से घटाते हैं तो हमारा आउटपुट इंक्रीज करेगा $200 बिलियन से। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लगाना है MPC अपॉन MPS जो कि एक टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, और यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी वैल्यू आई, अब हमने टैक्स डिक्रीज़ किया था -50 से और इनटू -4 कर दिया हमने, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 200। इसका मतलब क्या है, अगर हमने टैक्स $50 बिलियन से घटाया है तो हमारा आउटपुट जो है $200 बिलियन से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सप्लाई पॉलिसी ऑफ अ मोनोपोलिस्ट, द मोनोपोलिस्ट विल एक्सपैंड इट्स सप्लाई। अब वो ये बोला गया है एक मोनोपोलिस्ट है, कब वो संतुलन में होगा और वो कब तक अपनी प्रोडक्ट की सप्लाई करेगा। अब आपको पता है संतुलन करने के लिए मार्केट कोई भी हो एक ही कंडीशन होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। अब आप फोर्थ ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर ही हमारी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है मार्जिनल रिवेन्यू के, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओकन्स जो लॉ है वो किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। ओकन्स का जो लॉ है वो हमेशा किसके बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है, वो हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ रेट कि कितनी इकोनॉमी के अंदर एक तरफ हम अनएम्प्लॉयमेंट को लेते हैं, दूसरी तरफ हम क्या लेते हैं, ग्रोथ रेट को लेते हैं। ग्रोथ रेट और अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप को जो है वो दिखाता है। उसका ये मानना है कि जैसे जैसे ग्रोथ होगी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ रेट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको पता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है ना वो किसी कंज्यूमर से उतना ही प्राइस चार्ज करने की कोशिश करता है जितना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सकता है, ठीक है। जितना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सकता है उतना ही उससे चार्ज करने की कोशिश की जाती है। अब ये बोला गया है फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन, जब फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, अब एक प्रोड्यूसर ने उतना ही प्राइस लेने की कोशिश की जितना एक कंज्यूमर मैक्सिमम पे कर सकता है। मान लो किसी प्रोडक्ट के लिए मैं 100 देने के लिए तैयार हूँ और मुझसे क्या करे प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट का वो भी क्या कर ले 100 ही ले, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है तो एक प्रोड्यूसर ये कोशिश करता है कि जितना एक कंज्यूमर मैक्सिमम से मैक्सिमम देना चाहे उतना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ले लेता है। तो उस सिचुएशन में किसी तरह का कोई कंज्यूमर सरप्लस जो है कंज्यूमर के पास नहीं बचता, इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अब ये बोला गया है पोटेंशियल जीएनपी क्या होता है। अब इनमें से बोला गया है, इनमें से ये बताओ कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। पोटेंशियल जीएनपी में क्या स्टेटमेंट सही है, अब हमें ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। ये बोला हुआ है इज द लेस एक्चुअल जीएनपी इज द मेजर्स ऑफ अ प्रोडक्शन लॉस्ट ड्यू टू द बिजनेस स्लोडाउन। पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में हम समझे, जैसे किसी भी पर्सन को हम ये कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करोगे आपके अंदर पोटेंशियल है, आप ये कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, मान लो इकोनॉमी में एक ऐसी सिचुएशन, इकोनॉमी के अंदर क्या है, स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उसे जितना आउटपुट बनाना चाहिए उतना आउटपुट वो नहीं बना रही। फर्स्ट ऑप्शन हमें ये कह रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है इज लेस एक्चुअल आउटपुट इज अ मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन लॉस्ट ड्यू टू द बिजनेस स्लो डाउन। कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, जैसे कि इकोनॉमी में सोचा गया था कि 500 करोड़ का आउटपुट बनाना है, लेकिन बनाया कितना है, 200 करोड़ का। तो उस सिचुएशन में क्या है, जो पोटेंशियल आउटपुट है हमारा वो क्या है, कम है, ठीक है, कम ही है ना। और ये बोला है अगले ऑप्शन में बोला है इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल जीएनपी ड्यूरिंग द रिसेशन is a measure of minimum that a economy could be responsibly expected to continue produced any time। तो यहाँ पर पोटेंशियल आउटपुट क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है इज लेस एंड एक्चुअल जीएनपी। और ये किसका मेजर होता है, इज द मेजर ऑफ प्रोडक्शन लॉस ड्यू टू स्लो डाउन। कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, जिसकी वजह से हमें जितना आउटपुट बनाना चाहिए हमने उतना आउटपुट नहीं बनाया, तो वो कौन सा, वो क्या कहलाता है, वो हमारा पोटेंशियल जीएनपी कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन जो है पोटेंशियल जीएनपी को डिस्क्राइब नहीं करता। अगले ऑप्शन में बोला है आउट द ओड। अब इनमें से कौन सा जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैच नहीं करता। हमें क्या क्या दिया गया ऑप्शंस में, देखते हैं। बोला हुआ है बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर दी हुई है और कॉल मनी मार्केट। अब आप ये देखिए, कॉल मनी रेट ये जो है मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, बाकी ये सब क्या है, बाकी ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अलग है, जो बाहर है, वो है ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4